अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेश से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, समंदर पार बसे पाकिस्तानियों को अपने देश में आए रोज़ मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी निशानदही हम अपने प्रोग्राम्स में करते रहते हैं, जिनमें से जो बेशतर मसाइल होते हैं घरेलू तनाज़े या फिर प्रॉपर्टी इशूज़ पर मबनी होते हैं। अक्सर परदेश में बसे जो पाकिस्तानी हैं ये अपने मुल्की मामलात से कुछ अच्छे तरीके से वाकिफ़ नहीं होते बाहर रहने की वजह से। बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी होते हैं, ज़ाहिर है इनकी उम्र का एक बेशतर हिस्सा जो है वो कमाई करने में बाहर गुजर जाता है, ताकि आने वाला जो वक्त है वो अपने वतन वापस आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें, सरमायाकारी कर सकें, अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। लेकिन असल में बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी ये ख्वाहिशात पूरी ही नहीं कर पाते, और इसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो देश में की गई सरमायाकारी की हिफाजत को ठीक से न कर पाना है। अक्सर मामलात में अपनों का खून ही सफ़ेद हो जाता है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ख़रीदी गई जो जायदादें हैं उन पर काबिज़ होने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के जो हथकंडे हैं उनको अपनाते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। आज हम ऐसी ही अपनी 2 स्टोरीज़ का फॉलो अप लेंगे। स्टोरीज़ हम कर चुके हैं, फॉलो अप लेंगे कि इन मसाइल का हल किस हद तक मुमकिन है। जो हम स्टोरीज़ कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ पर मबनी है। आज की जो पहली स्टोरी है उसका हम फॉलो अप लेंगे, वो है मुतासरा शख्स मोहम्मद अशरफ है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके आरिफ वाला से है और ये अरसा दराज से बरतानिया में मुकीम है। बैरून मुल्क रहने की वजह से ये जो मुतासरा शख्स है अपनी ज़ाती अराज़ी की देखभाल नहीं कर सकते थे और इसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने अपना सगा भाई मोहम्मद बशीर उसको दी थी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद इस प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा हुआ, जो मुतासरा शख्स के भाई को बशीर की को एकांक भी ना भाया और फिर सगे भाई की नीयत में फतूर आ गया। मोहम्मद बशीर नामी शख्स ने जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के फिर जो मुतासरा शख्स मोहम्मद अशरफ है उसकी अराज़ी अपनी बहू सायरा नैयर को मुंतकिल कर दी, जिसका जो टोटल रकबा है वो 37 एकड़ है और इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 9 करोड़ के लगभग है। बाद में फिर मोहम्मद बशीर की बहू जो थी सारा नैयर, उसने यही अराज़ी का जो इंतकाल ज़बानी कलामी बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के अपने शौहर नैयर बशीर के नाम मुंतकिल कर दिया। जब फिर मोहम्मद अशरफ को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने सब फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का फिर सहारा लिया, जिस पर तमाम फ़रीक़ैन ने मोहम्मद अशरफ से माफ़ी मांग ली और मुतासर शख्स की अराज़ी इंतकाल वापस करने के लिए मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर को फिर एप्लीकेशन भी दायर कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने दरख्वास्त इंक्वायरी के लिए गज़नफ़र नवीद तहसीलदार आरिफ वाला को भिजवा दी। तमाम फ़रीक़ैन ने इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी, लेकिन उन्हें इंतकाल के अखराज पर कोई एतराज़ नहीं। तमाम तर मराइल से गुजरने के बाद अराज़ी हकीकी मालिक मोहम्मद अशरफ के नाम मुंतकिल कर दी गई। लेकिन फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद सारा नैयर ने अदालत में दोबारा दावा दायर कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम मोहम्मद अशरफ से अराज़ी ख़रीद चुके थे, लेकिन हालात अच्छे ना होने की वजह से वो हकीकी मालिक को वक्त पर रकम अदा नहीं कर सके। दूसरी तरफ मुतासर शख्स का कहना है कि अराज़ी का कब्ज़ा उनके पास ही है, लेकिन मुखालिफिन ने महकमा माल की मिली भगत से कागज़ात में अराज़ी अपने नाम मुंतकिल करवाई हुई है। फिर मोहम्मद अशरफ की आला हुकाम से अब वो ये अपील कर रहे हैं कि उनकी दादरसी की जाए। दूसरी स्टोरी जो जिस पर हम फॉलोअप लेंगे उसका हम बाद में जिक्र करते हैं, वो मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ, लेकिन पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद अशरफ मुतासर शख्स बरतानिया के साथ होंगे, इनके करीबी रिश्तेदार हैं मोहम्मद शहजाद, वो भी होंगे। नुमाइंदा आरिफ वाला से सफदर सुखेरा वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे और कानूनदान वकार मुश्ताक तूर ये भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले शहजाद से बात कर लेते हैं। अशरफ साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे हमें। सफदर सुखेरा हमारे नुमाइंदे, उनसे बात कर रहे थे। सफदर, ये क्या मामला है? पहले सब जो फ़रीक़ैन थे वो राज़ी हो जाते हैं कि जी हाँ ये अशरफ मोहम्मद अशरफ की सारी प्रॉपर्टी है, उनके नाम कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो अदालत चले जाते हैं। क्या मामला है सारा? हाँ जी, ये मामला जो है वो काफ़ी अरसा से चल रहा है। तकरीबन इसको 8-10 साल हो गए हैं। ये ऐसे ही कर रहे हैं, कभी वो किसी के नाम अपनी बहू के नाम है जो प्रॉपर्टी जो है जायदाद उसके नाम लगवा देते हैं, कभी अपने बेटे के नाम लगवा देता है, कभी अपने नाम लगवा देता है, कभी जो है वो उसने जो है उसका असल मालिक है उसको दे दी है। ये सब इसीलिए ये एक धूल झोंक रहे हैं
जो है वो लोगों के सामने के ये सब ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मिली भगत से जो है महकमा माल के जो अफसरान हैं उनको मुबैना मिली भगत की है, उनको भारी रिश्वत दी है, जिसके बाद जो है ये सब इन्होंने मामला किया है और नाजायज तरीके से इन्होंने जो है वो सारी जायदाद उसकी तकरीबन 9 करोड़ से जायद है, 37 एकड़ की प्रॉपर्टी है, वो अपने नाम इन्होंने लगवाई हुई है। तो ये अब मामला अदालत में है? हाँ जी बिल्कुल, ये अब मामला जो है वो अदालत में भी चल रहा है। इसके जो महकमा माल के अफसरान मुलव्वस थे, जिनमें एक अब नया जो है वो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार अकरम जावेद साहब। नहीं, जब ये सारी प्रॉपर्टी पहले सारे फ्रीकैन मोहम्मद अशरफ के नाम कर चुके, जाहिर है वो भी तो डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, पास होगी, मौजूद होगी, उस पर सबके सिग्नेचर्स होंगे, तो फिर दोबारा जाली डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करवा लिया उन लोगों ने? जी मैं आपको बताऊं कि जो इन्होंने मुख्तारनामा भेजा था ना इंग्लैंड से, अशरफ ने, जो इसके असल मालिक हैं, उन्होंने मुख्तारनामा भेजा था, तो इन्होंने जो उसको वेरीफाई नहीं करवाया था महकमा माल से। ये उसका जो प्रोसेस होता है वो पहले मुख्तारनामे को वेरीफाई करवाना होता है मुतलका मालिक से, इसके बाद जो है वो इंतकालात होते हैं, इसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र होती है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो महकमा माल के अफसरान थे, इन्होंने पैसे लिए या जो भी मिली भगत से जो है वो गैर कानूनी तरीके से अपने जो अशरफ था उसकी प्रॉपर्टी जो है वो नैयर बशीर के नाम करवा दी। सही। मोहम्मद अशरफ भी हमारे साथ बरतानिया से बात कर लेते हैं। अशरफ साहब, ये क्या मामला है? जब एक बार सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई, दोबारा उन्होंने कैसे जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए? असल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, अब मामला क्या अदालत में चल रहा है और प्रोसीडिंग्स कहाँ तक पहुँची हैं? आप तो वहाँ बैठे हैं, आपके सारे मामलात को, अदालती कार्रवाई को, कानूनी कार्रवाई को कौन देख रहा है पाकिस्तान में? मैंने जो था ना, वो एक ट्रस्ट होता है जिसपे दुनिया सारी चलती है, अपने भाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी और मैंने उसे कभी सोचा नहीं था कि उसे वो मिसयूज करके मुझे मेरी सारी जिंदगी की कमाई से फारग कर देगा। पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी ड्यूटी है कि मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करे। पावर ऑफ अटॉर्नी एक डॉक्यूमेंट था, उसका मतलब ये नहीं था किसी कीमत पे भी कि वो मुझे फ्रॉड के जरिए इन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से पैसे दे के इनको मुझे फार कर दे। असल में अब जो सिस्टम चल रहा है ना, सेम थिंग इज हैपनिंग। ये उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी के पीछे पड़े हुए हैं, जिसका कुछ मतलब नहीं है। एसी, डीसी, पटवारी, कानगो, एलआरओ का वो मेरे राइट को प्रोटेक्शन देते, उसको सर्टिफाई करते। इनमें से किसी, ये इतने लोग अंधे, डोरे, गूंगे, बहरे लोग हैं, पैसे लेते हैं और ये सर्टिफिकेशन के बगैर इन्हें मेरी सारी जिंदगी की कमाई से उसे फारग कर दिया। सही। वकार मुश्ताक तूर भी हमारे साथ हैं, मैं जरा उनसे पूछ लूं, ये जरा पावर जी जी बोले मेरी बात एक और सुन, एक मेरी बात सुन ले। तहसीलदार जो कहता है जी नंबरदार ने सा किए थे, पटवारी कहता है जी मुझे तहसीलदार ने कहा था, एलआरओ कहता है मुझे तहसीलदार ने कहा था। किसी आदमी ने अपनी जो उनकी अकल मेरे ख्याल में इनके पास नहीं है, ना ये कानून पे बिलीव करती हैं, किसी आदमी ने उस पावर ऑफ अटॉर्नी को सर्टिफाई नहीं किया, मुझे इतला नहीं की, पैसे लिए और मुझे सब कैसे से फारिग कर दिया। दिस इज द रियल स्टोरी एंड द सेम थिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। मुझे यहाँ पर एक वक्फा लेना है, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोहम्मद शहजाद हैं आपके रिश्तेदार, क्या ये आपके मामलात को देख रहे हैं यहाँ पर? वो मेरे मामलात को देख रहे हैं, वो सबको उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी है और अब ये सारे लोग चार्ज हो चुके हैं। एंटी करप्शन खाने वाले को मुनीर साहब ने इनको चार्ज कर है। अब परसों उन्होंने मुल्तान डायरेक्टर एंटी करप्शन उसके पास पेश होना है। क्या होता है आई डोंट नो। शहजाद साहब आप हमारे साथ हैं, आवाज आ रही है आपको? जी 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 मैडम आ रही है। शहजाद साहब, क्या मामला इनका पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है? पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास है इन मामलात को हैंडल करने की, डील करने की, तो अदालती कार्रवाई कैसे, कहाँ तक पहुंची? अब अदालती कार्रवाई जो सिविल कोर्ट है उसमें मैडम तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। उसमें जो है
शहादतें लगनी थी, अभी तक शहादतें नहीं लगी। मुखालिफ पार्टी पेश नहीं होती, कोई ना कोई बहाना बना देते। कभी कहते हैं हमारा वकील हाई कोर्ट गया है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन इस केस को लंबा करना चाहते हैं। किसी तरीके से वो कहते हैं किसी तरीके से हम इस रकबे पर कब्जा कर लें। कई दफा हमें जाहिर है कोई छोटी रकम नहीं है, 9 करोड़ है। सगे भाई की जो है ना वो नीयत ख़राब हो सकती है, किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती है। तो वो जो इनके भाई हैं वो इस पर क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं? बशीर वो मैडम उसका बेटा है नैयर बशीर, वो मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, कब्जा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन कुछ भी कोई बंदा भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछता उनसे। एंटी करप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹगार पाए गए हैं। 2 दफा पहले इंक्वायरी हो चुकी है, 1 दफा इन्होंने पर्चा भी हो गया। तो आपके पास जब सब सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आपके नाम सारी प्रॉपर्टी हो चुकी थी तो अदालत में जब वो पेश किया तो अदालत के फैसले तो डॉक्यूमेंट्स और सबूतों पे होते हैं ना? जी जी जी, वो मैडम वो पेश नहीं होते। अच्छा, कोर्ट में पेश ही नहीं होते, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं केस को लंबा करने के लिए। किसी तरीके से कहते हैं कि हम इस रकबे पर कब्जा कर लें, बाद में केस देखे जाएंगे। अच्छा, वकार साहब भी हैं हमारे साथ। वकार, कैसे होते हैं इस तरह के मामलात जब आप इतनी भारी मालियत की जो प्रॉपर्टी है उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे देते हैं? जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो जाहिर है फिर आपको इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। जब आपके पावर ऑफ अटॉर्नी को कि कोई नेगेटिव अपने फ़वाइद के लिए यूज़ करे तो इस बारे में कानून क्या कहता है फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जो बात अभी तक समझ आई है वो ये है, मैं जो समझ सका हूँ कि जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दिया था अपने भाई को। उन्होंने उसका मिस यूज करते हुए अपनी ही बहू के नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा दी। इनको पता तब लगा जब वो ट्रांसफर हो चुकी थी और इसमें महकमा माल के तमाम एहलकार और अफसरान और अमला शामिल था। अब होता क्या है कि पावर ऑफ अटर्नी जब आप किसी को देते हैं तो पावर ऑफ अटर्नी का मतलब है कि उस प्रॉपर्टी या उस जायदाद से मुतल्लिक कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो पावर ऑफ अटर्नी अपने तौर पर कर सकता है। अब यहाँ पर एक इलीगैलिटी ये हुई है कि एक तो उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी जिसके नाम हो, जिसके हक में पावर ऑफ अटर्नी हो, वो कभी भी अपने ब्लड रिलेशन या अपने करीबी रिश्तेदार के नाम जब किसी की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो बारे सबूत उस पर होता है कि कौन सी कंसीडरेशन के तहत वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी। तो जो अब तक मैंने स्टोरी सुनी है उसमें लगता यही है कि मेलाफाइडेडली उस पावर ऑफ अटर्नी को बगैर उसको वेरीफाई किए हुए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया, अमले को साथ मिलाते हुए। और उन्होंने बड़ा अच्छा किया हुआ है कि उन्होंने एंटी करप्शन में भी उन पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ एप्लीकेशन दे रखी है। और अभी मैं सुन रहा था कि डायरेक्टर साहब के पास उनकी इंक्वायरी चल रही है जिसमें कि वो गुनहगार पाए गए हैं। तो बिल्कुल सारे सरकारी मुलाजमीन जो भी इसमें शामिल है इस फ्रॉड में, उनके खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत, एंटी करप्शन के कवानीन के तहत उनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए और इनको मुकम्मल तौर पर उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसे में जब मुखालिफ पार्टी जो है, दूसरा फरीक जो है, वो अदालत में पेश ही ना हो सिर्फ इस वजह से कि केस लिंगर ऑन हो, लंबा होता जाए, तो फिर ये कब तक चलते हैं ऐसे केसेस? उसमें बेसिकली ये बहरहाल हमारे अदालती निज़ाम की एक खामी है। अभी जो हमारे यहाँ पिछले दिनों सिविल कोर्ट रूल्स जो अभी अमेंड हुए हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने रेकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि ये जो डेट्स ली जाती हैं अननेसेसरी केसों को लिंगर ऑन करने के लिए, उस पर जुर्माना आयद किया जाए। और अब आइंदा जो अगला आने वाला दौर है इसके अंदर इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन जो अब की सूरत हाल है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो दावा किया होगा, इन्होंने कैंसिलेशन ऑफ दैट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी के खिलाफ कैंसिलेशन में ये गए होंगे कि ये जो गैर कानूनी तौर पर पावर ऑफ अटर्नी को मिसयूज करते हुए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसको कालअदम करार दिया जाए। तो दूसरी पार्टी जाहिर है उनको लिंगर ऑन करना उनके हक में, क्योंकि उनके केस में कुछ नहीं है। तो जितनी देर वो इसको लिंगर ऑन करेंगे उतनी देर तक ये मामला चलता रहेगा। और तो मेरी जो अभी इनके रिश्तेदार इसको केस को परसू कर रहे हैं, इनसे यही गुजारिश होगी कि इस मामले को जल्द अज जल्द
इसको कोशिश करें कि वो शहादतें आपकी रिकॉर्ड हों, ये पाया तकमील तक पहुंचे। और साथ ही अब हमारे माशरे में एक और मामला है, जब तक दूसरी पार्टी, चूंकि हमारे यहाँ जो स्पीडी रेमेडी है वो है क्रिमिनल केसेस, जब किसी पार्टी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर उसके पांव जलते हैं, उसको तकलीफ पहुंचती है, और जब उनको तकलीफ पहुंचती है तो फिर वो सेटलमेंट की तरफ आते हैं और जो फ्रॉड उन्होंने किया हुआ था उससे पीछे हटने की तरफ आते हैं। तो मेरे उनको यही मशवरा होगा कि सिविल दावा भी चलाएं और एंटी करप्शन का केस चल रहा है, उसका फैसला 15 को आने वाला है ना सफदर? नहीं, उस पर इंक्वायरी गालिबन होगी 15 को, जिसके बाद FIR दर्ज होगी। जी जी जी, अशरफ आप कुछ कह रहे हैं? अशरफ साहब मैडम मेरी एक बात सुन सकते हैं? असल में पता क्या था, मैंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ना, पर्सनली यहाँ में क्वालिफाइड सोलिसिटर पंजाब यूनिवर्सिटी, इस एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि वो मेरे राइट को प्रोटेक्ट करते, नंबर 1। नंबर 2, वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ने टोटल वैल्यू जो उसके अब हिस्से में है 30 to 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो मुझे उसने अपनी मर्जी से ये दी है, बाकी सबके उसमें कब्जा करके वो बैठा हुआ उसका बेटा। तो आपने यहाँ पे जो ओवरसीज कमीशन है, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, उसकी बात सुन लें, उसकी बात भी मेरे से सुन लें। ओवरसीज कमीशन वो है जो उनके चेयरमैन थे, उससे यहाँ पे मेरी बात हुई, वो पाकिस्तान गया, उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी और उन्हें पाक पतन जो PCS के थ्रू आए हुए 5 ऑफिसर ने मुझ पे 28 साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया। और मैंने उस एक आदमी से पूछा, मैंने कहा मैं भी क्वालिफाइड आदमी हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, मुझे ये बताओ कि वो कहते जी 28 साल पुरानी मुझे रसीद बताओ। मैंने कहा तुम एक आदमी तुम्हें मुझे साबित कर दो कि 28 साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज किस मुल्क में फ्लोट करता था, नंबर 1। नंबर 2, सवाल यह है कि जो रसीदें आप मांग रहे हैं, आप 5 आदमी क्वालिफाइड PCS के थ्रू, के मुझे नहीं यकीन कि तुम PCS के थ्रू आए हो, मुझे 5 साल अपनी वेडिंग की कोई आदमी जिसकी मिनिमम टाइम में शादी हुई है, एक रसीद प्रोवाइड कर दे, मैं केस वापस ले लेता हूँ। वो कहता जी हमारे पास नहीं। अगर 5 साल की आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, मुझे 28 साल पुरानी रसीदें किस चक्कर में तुम मांग रहे हो, कहां से पढ़ के ठीक है, हम इस मजीद आपकी स्टोरी को फॉलो अप करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब हमारे साथ थे, सफदर सुखेरा। मुझे यहाँ पर एक वक्फा लेना है, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हमारी जो दूसरी स्टोरी है उसका भी हम फॉलो अप लेंगे, वो है समंदर पार बसे कैसर नईम की। कैसर नईम का ताल्लुक़ है पाकिस्तान के इलाके ओकाड़ा से, और ये भी एक अरसे से लंदन में मुकीम है। उनका भी प्रॉपर्टी का ही झगड़ा है, तनाज़ा है। वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने गुजरांवाला में ख़रीदी थी, बकौल उनके हमजुल्फ जिनका नाम लियाकत जावेद है, वो अरसा दराज से गुजरांवाला में किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। वह गुजरने के साथ साथ उनके माली हालात कमज़ोर होते गए, जिस पर मुतासर शख्स ने, मोहम्मद कैसर ने, उन्हें किराए का घर छोड़ने का मशवरा दिया और चंद दिनों के बाद 25 लाख अपने हमजुल्फ लियाकत जावेद को भेजे ताकि वो यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीद सकें और फिर मुतासर शख्स के नाम पर और ख़ुद जितनी देर चाहें यहाँ पर वो रिहाइश रख सकते हैं। जो घर ख़रीदा गया उसका रकबा तकरीबन 4.5 मरले है। बकौल कैसर नईम के उन्होंने अपनी तरफ से नेकी की, लेकिन जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि घर की रजिस्ट्री लियाकत हुसैन ने अपने नाम करवा ली है, तो फिर जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो उन्होंने अपने हमजुल्फ इस बात का शिकवा किया, जिस पर लियाकत जावेद ने रजिस्ट्री प्रॉपर्टी के हकीकी मालिक कैसर नईम के नाम करवा दी, लेकिन इंतकाल में उनके नाम का इंदराज नहीं करवाया। फिर लियाकत उन्होंने क्योंकि ज़्यादा देर पाकिस्तान में रहे नहीं थे, इसलिए बाकी मामलात को देखे बगैर ही वापस चले गए। फिर 2017 में लियाकत जावेद काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। उन्होंने मुतासर शख्स का घर भी खाली कर दिया था। कुछ दिन के बाद लियाकत जावेद जो है ना वो इंतकाल कर गए और इस बात का फ़ायदा लियाकत जावेद के बेटे शहजाद जावेद ने उठाया और घर आगे उज़्मा अमजद नामी खातून को फ़रोग़ कर दिया। इस बात का इल्म मुतासर शख्स को तब हुआ जब उन्होंने मुतल्लिका पटवारी से मुसद्दका डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, जिसके बाद प्रॉपर्टी आगे फ़रोख्त हो चुकी थी। उन सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मुतासर शख्स ने मुतल्लिका रजिस्ट्रार से घर की रजिस्ट्री की तस्दीक भी करवा रखी है। CPO गुजरांवाला के पास ये केस जा चुका है। ओवरसीज़ कमीशन पंजाब से भी मुतासर शख्स ने रब्ता कर रखा है, लेकिन अभी तक उनकी
कोई इस बारे में सुनवाई नहीं हो सकी है। इस पर भी बात करेंगे। कैसर नईम है हमारे साथ और शाहिद नदीम इनके भाई मुतासरा शख्स के उकाड़ा से और मोहम्मद असलम है गुजरांवाला से। कैसर नईम से भी हमारे साथ लंदन से, उनसे पूछ लेते हैं। कैसर, कहाँ तक पहुँचा है अब ये मामला आपका? अस्सलाम वालेकुम। हमारा मामला तो उधर ही है, वो हमें घुमा फिरा के उधर ही घुमाए जा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लाहौर गए हैं, मेयर खालिद साहब हैं ओवरसीज के, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारी 2 दफ़ा इंक्वायरी हुई है लेकिन वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे। और गुजरांवाले में एक मोहतरमा है ADCR फाइनेंस उज़मा शादिया चौधरी, जब ये उधर जाती है ये इंक्वायरी तो उधर वो स्टॉप हो जाता है। वो 3री दफा उन्होंने ये इंक्वायरी दोबारा भेजी है पुलिस को कि ये दोबारा इंक्वायरी करो। वो उन लोगों का नाम निकलवाना चाहते हैं जो लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये तो बहुत जुल्म हो रहा है। कोई हम तो, मेरा भाई भी थक गया जा जा के, इतना पैसा हम ट्रैवलिंग में लगता है, हमारा 400-500 किलोमीटर हमारा सफर है और वीक में 2-2 दफा 3-3 दफा हमें जाना पड़ता है। और अगर आप कितनी बार आ चुके हैं पाकिस्तान इस मसले को लेकर? मैं लास्ट टाइम मैं 16 अप्रैल को मैं आया था, तो 2 महीने मैं इधर रहा हूँ, मैं जाता रहा हूँ, मैं लाहौर भी गया हूँ। आखिर मैं 16 जून को मैं वापस लंदन आ गया हूँ। तो मेरी फैमिली है इधर, मेरा कारोबार है, मैं अपना इतना देर, ये फर्स्ट टाइम मैं 2 महीने रहा हूँ मुल्क के बाहर। नहीं तो अदरवाइज हम 4-6 हफ्ते के लिए जाते हैं, आ जाते हैं, हमारा कारोबार है इधर। तो उधर कोई किसी किस्म की, कभी जज साहब ने ADCR नहीं बैठा, कभी कोई नहीं बैठा। फिर अगर ये मेरा भाई शाहिद नदीम ना हो उधर बैठा तो ये तो उल्टा मेरे को अंदर करवा दे, मेरे पे केस बनवा दे कोई। क्योंकि मैं जो हालात में हम देख रहे हैं कि करप्शन इतनी है, वो जो तावन करता है वो बेबस होता है और जिनका बस चलता है वो पता नहीं क्या लेते देते। तो आपके हमजुल्फ ने जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा दिए, सारा अपने नाम करवा लिया सारा कुछ? जी, उन्होंने करवा के आगे बेच दिया है इसके अपने बेटे के साथ मिलके। अच्छा, वो पैसा खा गए? हाँ, वो अपनी हयात में जब वो जिंदा था उस वक्त ही वो दोनों ने मिलके कि ये बेच दिया। फिर इन्होंने मिली भगत करके आगे 6 महीने बाद आगे बेच दिया। और जब मैं 7-8 महीने बाद मेरी वाइफ गई है पता करने के भी हमारी चीज दो, तो वो कहते भाग जाओ इधर से। उसका बेटा कहता है शनाद जो जवेद है, कहता जा भाग जाके लेके दिखा, नहीं है हमारे पास, तेरे में हिम्मत है को लेके दिखा। और ये वो लोग हैं जिनकी सारी जिंदगी मेरी बीवी खिदमत करती रही है। ये छोटे छोटे थे, जब इनको इधर से पैसा जाता था हम खर्चा बेचते थे, सब कुछ करते थे। ये बहुत एहसान फरामोश निकले हैं ये। तो हमारी रिक्वेस्ट है, अदालत में है ये मामला? जी, अदालत में है। वो जो यहाँ सिस्टम है उस सिस्टम में हमें घुमाया हुआ है। कभी कोई दरखास्त देता जाए मुझे भी सुना जाए, कभी कोई मुझे भी सुना जाए, और बिल्कुल झूठ बोलते हैं उधर जाके। उल्टा हमें कहते हैं कि ये आदमी फ्रॉड कर रहा है। तो हमारे ये जो इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन पटवारी ने भी कर ली है, ADCR ने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, वो सब रिकॉर्ड में पड़ा है। उसको वो जो यहाँ सिस्टम है एप्लीकेशन दे दो, तारीख पे तारीख डलती जाती है, वो सिस्टम में हम फंस गए हुए हैं। सही। शाहिद नदीम भी हैं हमारे साथ हैं, आपके जो भाई हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि मामला कहाँ तक पहुंचा है। जी शायद, कहाँ तक पहुंची है अदालती कार्रवाई और दूसरी पार्टी क्या मौक़िफ़ अपना रही है? ऐसे है कि 31 जुलाई थी हमारी डेट अभी ना, तो अभी 15 तारीख पड़ी है। ADCR साहब नहीं थे उधर। तो जो ADC फाइनेंस है गुजरांवाला में, शादिया नाम है उनका, तो उन्होंने कोई CPO को रिपोर्ट भेजी थी इंक्वायरी के लिए। तो उन्होंने 2 दफा कर दी है। अभी लास्ट टाइम भी वो मैं गया हूँ, आपके प्रोग्राम इधर आए हैं नुमाइंदा इधर मेरा ख्याल ADCR के पास। तो 31 को मैं दोबारा गया हूँ, तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोई रिपोर्ट नहीं है इधर, आप जाके मीडिया से ले लो। तो अभी उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा 3री दफा CPO को रिपोर्ट भेज दी है। तो जो ये बताएं कि कितनी की प्रॉपर्टी, लगभग कितने पैसे की बेची उन्होंने और खरीदी आप लोगों ने? फैल को बेची है जी उन्होंने 38 लाख की बेची है। 38 लाख की प्रॉपर्टी बेची है उन्होंने? जी जी जी। तो वो इस पे अब मानने को तैयार नहीं है, वो मौक़िफ़ क्या अपनाते हैं इस पे?
मैडम कोई मौकफ नहीं है, उन्होंने कोई मौकफ अपनाने, असल में उन्होंने फ्रॉड कर लिया। अभी महकमे को भी पता है, सारी इंक्वायरियाँ भी हो गई हैं। और डायरेक्टर रेवेन्यू मार खालिद साहब नए आए हैं, अच्छे आदमी हैं, वो उनके बॉस हैं। वो अगर उनको कहते हैं ना कि रिपोर्ट मुझे भेजो और इनको भी दो रिपोर्ट, वो हत्ता कि वो उनकी भी नहीं सुन रहे ना। अच्छा। पता नहीं किस किस्म का महकमा बनाया हुआ है कि उन्होंने मेरी 12 तारीख को पिछले महीने को उन्होंने लेटर लिखा है रेवेन्यू को, मुझे उन्होंने कहा कि आप जाएं आपको दे देंगे। मैं गया हूं तो उन्होंने नहीं दी, यानी कि वो उनकी भी नहीं सुन रहे ना। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक वक्फा लेना है, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वकार, ऐसे मामलात का क्या हल होता है जब इदारे ताउन नहीं करते और एक शख्स जो फ्रॉड करता है, तो फिर ज़ाहिर है आप समझते हैं कि मिली भगत से ये सब कुछ होता है, इसीलिए जो मुतासरा शख्स है उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक मैंने इनके मामले को सुना है, मुझे ये लगता है कि चूंकि सरकारी है खुद इन्वॉल्व हैं और उनकी जो जाली रजिस्ट्री बनाने में और प्रॉपर्टी के जाली इंतकाल में वो शामिल हैं, उनको पता है कि अगर ये रिपोर्ट ऊपर चली गई, सबमिट हो गई मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, तो वो भी खुद इस हसार में आ सकते हैं। तो जहाँ तक इतना ज्यादा वकाड़ा से जाकर इस मामले को परसू किया है, तो इसको मजीद परसू करें, इसमें अगर कोई इनके खिलाफ ऑर्डर होता है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें, और क्रिमिनल साइड पर भी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर मामले को परसू करें, ताकि दूसरी साइड को जो है वो मामला भुगतना पड़े और वो जल्द से जल्द तनाज़ा हल हो। तो इसके लिए यही है कि, और दूसरा जो हल हम तजवीज़ करते होते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को, कि जो ओवरसीज फाउंडेशन है वहां पर बारहा जाकर अपने, अगर कोई सरकारी इदारा आपके साथ तावन नहीं कर रहा है और वो अपने फ़राइज़ प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे रहे, तो वो इदारा आपके लिए वहां पर जाकर बार बार इस मामले को एजिटेट करें। अगर वो इदारा भी काम नहीं करता तो उसके खिलाफ जाया जा सकता है। अदालतें फिर उनसे पूछेंगी कि आप ये भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं, तो आप ओवरसीज पाकिस्तान कर रहे हैं उनके मसाइल के हल के लिए। कैसर साहब, आप गए ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन? जी, मैं जिस दिन 16 अप्रैल को एयरपोर्ट से उतर के तो मेरी फ्लाइट है, मैं सीधा ओवरसीज पाकिस्तान ऑफिस लाहौर में गया हूँ। उधर नियाजी साहब से, कोई पहले अब चेंज हो गए हैं, उनको मैंने सारी सुनाई। मैं कहा जी मैं स्पेशल आया हूँ इसके लिए, तो बताएं मेरे केस का क्या रहा। आप जी फिक्र नहीं करो, मैं उनको अप टू डेट करता हूँ आपको। मैं 2 महीने रह के आया हूँ, नाम मुझे से उन्होंने कोई राब्ता किया है, मैं फोन करके उनको पूछता नहीं कि जी वो हो रहा है जी, हम आपको अप टू डेट करेंगे। कुछ नहीं किया नियाजी साहब ने, बजाय वो ऐसे लगता है कि जैसे वो बेबस हैं। ADCR फाइनेंस जो है, कहते हैं ना कि जब मामला अदालत में चला जाता है तो फिर इख्तियार नहीं रहता ओवरसीज। नहीं, वो नहीं हम बात कर रहे, वो हम मानते हैं, हम लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें पता है कोर्ट के मामले में किसी को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है कोर्ट। लेकिन ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हम उसके बारे में बात करते हैं। वो हमारी जो रिपोर्ट रोकी हुई है, क्रिमिनल उन्होंने फ्रॉड किया है, उसको वो आगे फॉरवर्ड नहीं होने दे रहे। ये जो ठीक कह रहे हैं कि अगर वो रिपोर्ट टाइमली फॉरवर्ड हो जाए तो फिर इनकी FIR ओवरसीज कमीशन पाकिस्तान पंजाब से राब्ता भी किया वकार साहब, वो कहते हैं अभी कोई हुकूमत नहीं है, जब आएगी तो देखी जाएगी। लेकिन वो अपने इदारे का काम नहीं करे, वो हुकूमत में मलबा डाल रहे हैं, आएंगे तो कोई डंडा उनके सर पे आएगा तो वो काम करेंगे। नहीं, ये तो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। बेसिकली जो हम रोज देखते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के जो मसाइल है, मेरे ख्याल में ओवरसीज कमीशन एक उनकी दरअसल मामले को वो इस तरह से लेते हैं कि कवर लेटर लगाकर भेज दिया, दाखाने का काम कर रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ इतना ही अगर कर दें, कोई फेवर नाम भी लेके दें, सिर्फ एक इतना काम कर दें कि इदारों को ये पाबंद करें कि आपने इस टाइम फ्रेम के अंदर अपनी जो भी इंसाफ के मुताबिक आपकी रिपोर्ट्स हैं, इंसाफ के मुताबिक जो काम है वो करके मुतलका इदारों में भेजें, तो मेरे ख्याल में समंदर पार पाकिस्तानी इससे सेटिस्फाइड होंगे। तो ओवरसीज कमीशन की ये बहुत बड़ी नाकामी है, नाअहली है,
और ये उम्मीद है कि नई हुकूमत आएगी जो कि मतलब सुना ये है कि उनका यही एजेंडा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट को महफूज करना है पाकिस्तान में। तो देखिए आगे देखते हैं, अल्लाह करे कोई बेहतर हालात आए जिसमें लोग यहाँ पर। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जी, मैं ज़रा असलम से भी पूछ लूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास कैसर साहब। जी असलम, आप मुतल्लिका अफसरों दफातर में गए, CDC के दफातर में, आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये लोग ताउन नहीं कर रहे? जी मैडम, जो हम उधर गए थे उससे जो सूरत हाल नजर आई उसमें तो ये वो कह रहे हैं कि हम अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि ये जगह जो 2 से 3 जगह पर ये फरोख्त हो चुकी है। सबसे पहले तो लियाकत ने खरीदी थी, उसके बाद जो उजमा को फरोख्त कर दी, उजमत ने आगे जो है सफैल को जो फरोख्त कर दी है। लेकिन जो बार बार उनका ये आता है मौका पर भी जो शायद है ये और इनके वकील ये खुद पेश नहीं होते, मुंशी को पेश कर दें। लेकिन जब हमने कहा कि अगर नहीं बुरी, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम खुद पेश होते हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। ये लास्ट टाइम वो गलत नहीं कह रहे, वो इन्फॉर्मेशन जो उनको मिली है कैसर साहब वो बात कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे। नहीं, लास्ट टाइम भी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, लास्ट टाइम भी मैंने यही बार बार सुना था कि हम पेश नहीं हो रहे। हम हमारा सोलिसिटर स्पेशल, हम जाते हैं उकाड़ा से लाहौर, गुजरांवाले पेश होते हैं, हमारी कोई भी एब्सेंट नहीं है। जब भी वो कॉल करते हैं हम आते हैं। ये तो बिल्कुल अननोन सवाल है कि ये हम हाजिर नहीं होते, हमारा सोलिसिटर नहीं जाता, वो पेश नहीं होते हैं, वो नहीं पेश होते हैं। सॉरी। जी असलम, जब हमने उनके आगे ये मौक़िफ़ रखा कि जब शायद से हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं हम हर जब भी आप बुलाते हैं हम पेश हो रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी जानबूझकर दबाई जा रही है। अगर आपने इसमें किसी को कसूरवार चाहते एंटी करप्शन या किसी और अदारे को आप अगर क्यों नहीं रिपोर्ट पेश कर रहे हैं? उनका कहना है ये जो जब भी पिछले 31 को जब इनकी पेशी थी उस वक्त भी इनका ना वकील पेश हुआ था, ना शायद सब पेश हुए थे, आया था। लेकिन हमने कहा कि जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है हम खुद पेश हुए हैं, लेकिन आप जो है उसके बावजूद इंक्वायरी काफी अर्सा गुजर गया लेकिन इंक्वायरी अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही। उनका कहना है कि जो इंक्वायरी है वो आखिरी मरहल में 2 से 3 पेशियों पर ये जो है इंक्वायरी है मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद हम आपको रिपोर्ट भी उसकी जो है दिखाएंगे कि ये इंक्वायरी। उनका ये भी मानना था कि ये जो रिपोर्ट है ये काफी हद तक इनके हक में है, ताकि जगह इनके पास जो चेक भी है, उसके बाद जो रकम इन्होंने ट्रांसफर की है उनके भी सबूत उनके पास हैं। लेकिन जब तक उनका कहना है पेश नहीं होंगे उतनी देर तक जो है इसका ये किसी तरीके से हम ये इसकी रिपोर्ट जो हल नहीं कर सकते। वहीं हमने जब उनसे पूछा कि इतने माह गुजरने के बावजूद अभी तक रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, उनका कहना है कि ये जगह जो है पहले जो कैसर साहब थे ये इनके पास रहते थे और वहाँ इन्होंने जगह खरीदी। उसके बाद जब लियाकत साहब ने ये कहा कि उन जगह अगर आपने बेचनी तो हमें दे दो, सही जगह उन्हें दे दी थी। इसकी वजह से जो 3 जगह से जगह फरोख्त हो चुकी है, इस वजह से जो हमें इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ी सी जो दिक्कत पेश आ रही है और बहुत जल्द जो इनका मामला जो सेटल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया असलम, हमारे साथ थे शाहिद नदीम, कैसर नईम, वकार मुश्ताक, माहिर कानून हमारे साथ थे। आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम जो स्टोरीज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ इश्यूज़ को लेकर, उनका फॉलोअप भी हम करते हैं ताकि जो मसाइल है उनके हल तक पहुंचा जा सके। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, आपके साथ अगले हफ्ते हाजिर होंगे आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।